नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल सक्सेस गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि बाल मनोविज्ञान आपके सामने श्वेत पट पर लिखा हुआ है, यानी आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम की। चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, तीनों को मद्देनजर रखते हुए बाल मनोविज्ञान के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पे यदि हम चर्चा करें तो हम आसानी से 30 नंबरों में से अपने अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ना होता है उसका नाम है बाल विकास। पहला चैप्टर हमारे सामने जो है उसका नाम है बाल विकास। चूंकि बात बाल मनोविज्ञान की हो रही है तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे समक्ष है वो कौन सा है? वो है बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत हमें सबसे पहले बाल विकास का अर्थ क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत हमें वंशानुक्रम एवं वातावरण और बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और इनके अंतर्गत इनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, इसके साथ ही भाषाई विकास। चूंकि चौमस्की नाम का एक ऐसा मनोविज्ञानी हुआ है जिसके द्वारा भाषा विकास के संदर्भ में जो कही गई उक्ति है वो निश्चित रूप से हर परीक्षा में कहीं न कहीं से हमें प्रभावित करती है। इसलिए हमें सबसे पहले इस चैप्टर को महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना है और इस पे बनने वाले प्रश्नों का बहुत ही सावधानी से अध्ययन करना होगा ताकि हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके बाद जो दूसरा हमारे सामने महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है अधिगम। चूंकि मनुष्य का स्वभाव है चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो और सीखते रहो। तो सीखने के लिए सीखने का मतलब क्या है, कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को हमारे प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम सीख सकते हैं और कौन कौन से अधिगम के सिद्धांत हैं। और उन सिद्धांतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे सामने थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। 3 सीखने के नियम जो थॉर्नडाइक ने बनाए, उनसे चाहे वो टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, कोई भी परीक्षा उसके बिना पूरी नहीं होती है। इसके अलावा स्किनर हो गए, पावलो हो गए, पियाजे हो गए, कोहलर हो गए, वर्डिमर हो गए, कोफका हो गए, अन्य बहुत सारे मनोविज्ञानी हैं जिनका हमें विशेष रूप से अध्ययन करना है। और ये मान के चलिए हर परीक्षा में 4 से 5 अंक अधिगम के हिस्से में आते ही आते हैं। इसके अलावा हमें अधिगम में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अधिगम का पठार, अधिगम का वक्र और अधिगम का स्थानांतरण। जब हम सीखते सीखते कभी कभी हमारे सामने स्थितियां यूं आ जाती हैं कि हमारा सीखना कुछ रुकने सा लगता है, तब पठार की स्थिति हमारे सामने पैदा हो जाती है। तो पठार, वक्र और स्थानांतरण, ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके लिए अगर अधिगम से पठार पूछा या वक्र या स्थानांतरण, इनमें से 2 को हर हाल में आना ही आना है। तो ये मान के चलिए अधिगम के हिस्से में जो 5 प्रश्न आते हैं उनमें से अधिगम के पठार, वक्र और स्थानांतरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा जो हमारे सामने अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बुद्धि। वैसे तो पाठ्यक्रम का जो नया हमारे सामने यूपी टेट का खासतौर पे अपडेटेड पाठ्यक्रम आया हुआ है उसमें बुद्धि और व्यक्तित्व 2 चैप्टर नहीं है, परंतु जो इनकी पूछने की परंपरा रही, खासतौर पे अगर हम यूपी टेट को ध्यान में रखें तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम लिखा है उनके द्वारा जो दिया जाता है और जो इनके प्रश्नों की 2011 से पूछने की परंपरा चली आ रही है उनमें काफी विभेद हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमें बुद्धि और व्यक्तित्व इनके चैप्टर में न होने के बावजूद हमें निश्चित रूप से पढ़ना पड़ता है और उसमें से हर बार अर्थ परिभाषा से प्रश्न या कभी कभी हमारे सामने बुद्धि के प्रकार से या 1 खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, थॉर्नडाइक आदि ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, उनके माध्यम से और बुद्धि के परीक्षाओं के माध्यम से हमारे सामने ये तय मान के चलिए कई सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक और कौन सा है? बुद्धि है। और अगला जो टॉपिक हमारे सामने है वो होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व एक बहुत पुराना फिल्मी गाना है, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो जो कुछ भी हमारे सामने दिखता है, जो व्यक्ति हमें मिल रहा है वो वैसा ही है, ऐसा संभव नहीं है। तो एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी के उन पक्षों को जानना जो उसके सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो व्यक्तित्व क्या होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और किसी के व्यक्तित्व को कैसे मनोविज्ञान की तुलना पे तौला जाए अर्थात मनोविज्ञान का कैसे परीक्षण किया जाए, इसके लिए हर बार 1 या 2 प्रश्न हमारे सामने व्यक्तित्व से देखने को मिलते हैं। इसलिए व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर दिखाई देता है।
तो व्यक्तित्व के बाद हमारे सामने दूसरा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका नाम होता है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता कई मायनों में शिक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसलिए उपयोगी होती है जब तक आप बच्चों की भिन्नताओं के बारे में नहीं जान जाते हैं तब तक उनके लिए हमें कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, या यूं कहें हमारा विद्यार्थी के साथ व्यवहार कैसा होगा, इस विषय में आपको चिंतन करने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका नाम व्यक्तिगत भिन्नता है। और निश्चित रूप से इससे चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली दो प्रश्न तो कहीं न कहीं से पूरे पाठ्यक्रम, पूरे प्रश्न पत्र में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए आप लोग चाहें तो इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी कई सारे टॉपिक शेष हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हमारे सामने जो है उस पर हम चर्चा करें तो व्यक्तिगत भिन्नता को हमने अभी देखा। व्यक्तिगत भिन्नता के बाद हमारे सामने जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसका नाम है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, सृजन करना, कुछ नया करना। एक विद्यार्थी के लिए, एक शिक्षक के लिए क्रिएटिव होना बहुत ही मायने रखता है। तो सृजनात्मकता क्या है और कौन से लोग ऐसे होते हैं जो सृजनशील होते हैं, और सृजनात्मकता हमारे अधिगम को कैसे प्रभावित करती है, इस संदर्भ में हम परिचर्चा करेंगे। और इससे हर बार परीक्षाओं में एक प्रश्न तो न्यूनतम आता ही आता है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सामने है वो है प्रेरणा। वैसे तो ये कई सारे टॉपिकों का एक मिला हुआ स्वरूप है। प्रेरणा, संवेग और मूल प्रवृत्ति, चोली दामन का साथ है तीनों में। क्योंकि मैकडूगल एक ऐसा मनोविज्ञानी रहा जिसने मूल प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा करके पूरी मनोविज्ञान की जो चिंतन की दिशा थी और दशा थी उसको परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए प्रेरणा, संवेग और मूल प्रवृत्ति, चूंकि मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति मानव की क्या है उसके आधार पर ही उसके व्यवहार का हम आधारशिला रखते हैं। इसलिए इससे हर बार अगर प्रेरणा, संवेग, मूल प्रवृत्ति, इन तीनों से निश्चित रूप से 2 से तो प्रश्न बनने ही बनने हैं। इसलिए हमें इन पे महत्वपूर्ण ढंग से चर्चा करनी होगी। अगला जो टॉपिक हमारे सामने है वो है तनाव और कुंठा के रूप में। वैसे तो इससे जो प्रश्न आते हैं वो हमारे समक्ष बहुत सहज दिखते हैं, बहुत सरल दिखते हैं, लेकिन प्रश्न कैसा है, सरल है, कठिन है, ये मायने नहीं रखता है। उसके विकल्प कितने अच्छे हैं, विकल्प के नजदीकी का स्तर कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में, ये मायने रखता है। तो कभी कभी आपके सामने जो बहुत सरल दिखता हुआ सा प्रश्न दिखाई देता है वो बहुत कठिन हो जाता है। अमन अक्षर ने इसीलिए बहुत अच्छी एक कवि की पंक्ति है कि ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो कि कितनी कठिन राह है। तो कभी कभी प्रश्न तो बड़ा सरल होता है लेकिन उसके विकल्प इतने नजदीकी होते हैं कि 2 के बाद हमारे सामने ये स्थिति आ जाती है कि हम करें क्या, ये भी सही लग रहा है और वो भी सही लग रहा है। इसलिए तनाव और कुंठा से निवृत्त होने के लिए हमारे सामने जो अगला टॉपिक होता है वो होता है स्मृति व विस्मृति। जीवन में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इनको हम देख लें या अपने जीवन में देख लें, दोनों स्थितियों में स्मृति और विस्मृति का बहुत ही महत्व है। तो स्मृति और विस्मृति से एक प्रश्न अक्सर बन जाया करता है और पूरी मनोविज्ञान में हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए स्मृति और विस्मृति को, तनाव व कुंठा को हमें निश्चित रूप से पढ़ लेना चाहिए। हम आगे के टॉपिकों की चर्चा करें उससे पहले इसका एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे इसको चलेंगे। चलिए, लेकिन इन सबके बीच में आपको ध्यान रखना है कि आपको हमारे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और अधिक से अधिक अपने पढ़ने वाले, जानने वाले जितने भी आपके मित्र हैं उन तक हम तक पहुंचाना है और पहुंचना है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सामने होता है उसका नाम है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा, इसके अंतर्गत 3 से 4 अंक हर बार, चाहे वो सुपर टेट हो चाहे वो यूपी टेट हो, इनके हिस्से में आता है। और इसमें हमें प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक के साथ साथ आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालक
एवं अन्य कई भी बालकों की कोटियां हैं जिनके विषय में हमें चर्चा करना होता है। इसके अलावा हमें एनसीएफ आईटी एक्ट 2009 के साथ साथ हमें जो महत्वपूर्ण चीज देखनी होती है वह यह होती है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं केंद्र जिनके माध्यम से हम समावेशी शिक्षा को चला सकते हैं। इसके लिए मंडली मनोविज्ञान केंद्र है, मनोविज्ञान शाला है, डायट है और आपका जिला चिकित्सालय है। इनके माध्यम से भी हम समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान लेते हैं। इसके साथ ही जो अगला हमारे सामने महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसका नाम होता है शिक्षण विधियां, शिक्षण सूत्र, शिक्षण कौशल। शिक्षण विधियां, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण कौशल। अभी पिछले यूपी टेट में ही सूक्ष्म शिक्षण से ही एक प्रश्न सीधे सीधे डायरेक्ट पूछ दिया गया था। शिक्षण के सूत्रों के माध्यम से भी कभी कभी एक आधा प्रश्न आ ही जाता है। इसके अलावा शिक्षण विधियों से भी प्रश्न हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो 1 से 2 अंक का मामला हर बार शिक्षण विधियों से, शिक्षण सूत्र से और शिक्षण कौशल के माध्यम से देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारे सामने महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से हम अक्सर, परामर्श शब्द का मतलब ही काउंसलिंग होता है और इधर गाइडेंस, लेकिन दोनों बहुत ही नजदीकी होते हैं। इससे जो बनने वाले प्रश्न होते हैं वो बहुत दिखते तो आसान हैं लेकिन उनके विकल्प इतने नजदीकी होते हैं तो जो हमें हर समय भ्रमित किया करते हैं। तो 1 से 2 नंबर का मामला हमारे सामने निर्देशन एवं परामर्श का भी होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम अगले पे चर्चा करेंगे। हमारे सामने अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है सांख्यिकी। मनोविज्ञान में सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अक्सर हमें अपने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए हमें सांख्यिकी का उपयोग करना होता है और सांख्यिकी के उपयोग के माध्यम से हम हर बार अपने जो विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं उनका सही और सटीक उत्तर प्राप्त किया करते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हुई, माध्यिका हुई, मध्यमान हुआ, इनके माध्यम से भी सीधे सीधे एक प्रश्न हमें देखने को हर बार लगभग कहीं ना कहीं परीक्षाओं में घूम करके देखने को मिल जाता है। अगला जो हमारे सामने महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। इससे भी अक्सर सीटेट में खास तौर पे 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूपी टेट में तो इनसे आने वाले प्रश्नों की प्रायिकता बहुत कम है लेकिन सीटेट में इनसे आने वाले प्रश्नों की प्रायिकता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हमारे सामने अंतिम एवं महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको मैंने विविध का नाम दिया है। इसमें कई सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं जो दिखते तो है नहीं, अक्सर हमें पाठ्यक्रमों में या पुस्तकों में भी देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन अक्सर परीक्षाओं में उससे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। जैसे कई सारी अधिगम अक्षमताएं हैं। हर बार अधिगम अक्षमता से एक प्रश्न हमें देखने को मिलता है, चाहे वो डिसलेक्सिया पूछ दें या फेजिया पूछ दें या डिस्फेजिया पूछ दें। कभी कभी हमें किसी मनोविज्ञानी की पुस्तक पूछ देते हैं एवं उसका लेखक पूछ देते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण, जैसे आशुबेल की पिछली बार चर्चा हो गई थी, कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं, आशुबेल हुए, रोजर्स हुए, इनके बारे में भी अक्सर पूछता, तो कई प्रकार के विविध मनोवैज्ञानिकों की हम अलग से चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा जो भारतीय शिक्षा में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हुए हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के रूप में रहा हो, चाहे वो हमारे सामने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के रूप में रहा हो, चाहे वो हमारे सामने मिड डे मील योजना के रूप में आया हो, या हमारे समक्ष विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा के आयोग बने, चाहे वो कोठारी कमीशन हो, चाहे वो हमारे सामने मुदालियर कमीशन हो, विश्वविद्यालय आयोग हो, या प्राचीन काल में भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, मध्यकाल में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, बहुत सारे वहां पे संस्कार प्रचलित थे, जैसे प्रवज्या संस्कार क्या है। हमारे समक्ष एक और संस्कार देखने को मिलता है जिसको हम भारतीय परिवेश में, हिंदू समाज में उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से भी हमें ये मान के चलिए विविध के अंतर्गत हम 2 अंक निश्चित रूप से मान के रखते हैं जो हमें आसपास मनोविज्ञान के जो शिक्षा शास्त्र है उसके आसपास से गुजर करके आता है, इसलिए हमें इनका अध्ययन
निश्चित रूप से करना ही करना होता है। इस प्रकार से हमें जो मनोविज्ञान, खासतौर पे बाल मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम है, जो यूपी टेट, सीटेट और हमारे यहाँ जो राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए, उसको हम लोग सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उनके लिए समवेत रूप से अगर पढ़ा जाए तो कैसे अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, उनके विषय में हमने चर्चा करी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आज की कक्षा, आज के पाठ्यक्रम की जो परिचर्चा है उसका हम यही समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को हम समाप्त करें उसके पहले आप सभी से हमारा एक पुनः निवेदन है कि आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स।